नमस्कार दोस्तों, एक शेर सुनाता हूँ पहले आपको। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न था उदास उदास, दिल को कई कहानियां सी याद आके रह गई। एक वो ज़माना था जब शाम को धुआं होता था तो आपको पुरानी कहानियां याद आती थी। किसी गाने में भी लिखा है, धुआं धुआं सा ये समा था, याद आ रही थी, वगैरह वगैरह। पहले धुआं से अच्छी बातें या महबूब की याद आती थी, आज धुआं देख करके डर लगता है। क्यों? क्योंकि सांस नहीं आती, धुआं इतना बढ़ गया है। जैसे कि ये सीजन शुरू होता है, जाड़ा आने लगता है, दिवाली आती है, वैसे ही हमारे शहरों में अब धुंधुल का धुआं सा छा जाता है। ये केवल धुआं नहीं है, इसको स्मॉग कहते हैं। स्मॉग यानी कि स्मोक प्लस फॉग, स्मोकी फॉग, एक धुएं की परत पूरे शहर में छा जाती है। ये धुआं धीमे धीमे हमारे घरों में भी घुसने लगता है और हमको बीमार करने लगता है। रोज टीवी में हो हल्ला होता है कि हरियाणा में पराली जली, पंजाब में पराली जली और दिल्ली धुआं धुआं हो गई। तो ये धुआं करता क्या है, ये स्मॉग करता क्या है? ये स्मॉग हमको बीमार करता है। इस स्मॉग को हम लोग जब जांचना चाहते हैं तो उसका एक पैमाना है, एक पैरामीटर है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये पैमाना ये बताता है कि आपके चारों तरफ की जो हवा है वो कितनी ब्रीदेबल है, कितना आप उसको ले सकते हैं, क्या वो अंदर लेने लायक है। तो इसका एक क्लासिफिकेशन है, 0 से 50 तक अगर AQI इंडेक्स है तो इसको ग्रीन हेल्दी ब्रीदेबल एयर कहते हैं। 51 से 100 तक है तो इसको मॉडरेट येलो एयर कहते हैं, AQI इंडेक्स कहते हैं। ये ठीक है, ऐसा अगर है आपके शहर में तो ये ठीक है, आपका शहर का मिजाज ठीक है। 101 से 150 अगर AQI है तो इसको ऑरेंज अनहेल्दी कहते हैं। यानी कि ये जो हवा आपके शहर की आज है, जो ऑरेंज अनहेल्दी AQI इंडेक्स में आती है, उन लोगों को जो एलर्जिक होंगे या एस्थमेटिक होंगे या जिनको ब्रोंकाइटिस होगी, उनको परेशान करने वाली है। उनको घर से नहीं निकलना चाहिए, कम निकलना चाहिए, और निकले तो मास्क पहन लेना चाहिए। अगर AQI इंडेक्स 150, 151 से 200 के बीच में है तो ये अनहेल्दी रेड AQI इंडेक्स कहा जाता है। यानी कि अगर आप नॉर्मल भी हैं तो भी ये हवा आपको नुकसान कर सकती है। घर से कम निकलें तो मास्क पहने रहें। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो घर में ही आप एयर प्यूरिफायर या एयर फिल्टर को चलाएं। फिर बात आती है 201 से 300 के बीच में। 201 से 300 के बीच में अगर AQI इंडेक्स है तो इसको वेरी अनहेल्दी कहा जाता है। इसका मतलब ये हवा सांस लेने लायक नहीं है। ऐसे केस में आप जितना मास्क पहनेंगे उतना अच्छा है। आप अपने घर में या अपनी वर्क स्पेस में बराबर एयर प्यूरिफायर को चलाएं, बाहर कम से कम निकलें। और इसके बाद आता है 301 से ज़्यादा AQI। अगर ये है तो फिजा में जहर घुला है, ये सांस लेने के लायक हवा नहीं है और ये आपको इमरजेंसी ER में पहुंचा सकती है, इमरजेंसी रूम में पहुंचा सकती है। इसलिए बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश ना करें, और मजबूरन है निकलना है तो आप बराबर एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहां पे एयर प्यूरिफायर हो, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे वो आपका होम हो, चाहे वो आपकी वर्क स्पेस हो, वरना जीना मुहाल है। अब बात आती है कि ये बला क्या है, ये कहां से इतना शोर आ गया AQI का। मैं कानपुर में बैठा हूं, आज की तारीख में कानपुर में जो AQI इंडेक्स है वो 200 क्रॉस करे हुए है, 240 है, विच मीन्स कि कानपुर की हवा वेरी अनहेल्दी है। और दिल्ली का तो कहना क्या, 300 के ऊपर है, 357 है। यानी कि दिल्ली की हवा तो फांकने लायक भी नहीं है, आप जी नहीं सकते दिल्ली की हवा में। और दिल्ली का जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ की हवा 457 AQI के साथ है। यानी कि वहाँ तो जो लोग रह रहे हैं वो अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये स्मॉग क्या बला होती है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक स्मॉग होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग। लॉस एंजलिस अमेरिका में एक जगह है। ये स्मॉग फोटोकेमिकल से बनता है और इसको फोटोकेमिकल स्मॉग भी कहा जाता है। ये लॉस एंजलिस में सबसे शुरुआत में पाया गया। अब ये हर
इंडस्ट्रियल सिटी में और हर उस सिटी में जहां वेहिकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहां पाया जाता है। ये बनता किस चीज़ से है? ये बनता है जब आपके शहर में वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स VOC का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा हो और नाइट्रोजन ऑक्साइड हवा में ज़्यादा हो। ऐसे शहर गांव जहां ऑटोमोबाइल्स बहुत चलते हैं, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है, फैक्ट्रीज बहुत हैं, जहां पे कई पावर प्लांट्स बने हुए हैं जैसे कि कानपुर में, वहां पे नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा होती है, VOCs ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से स्मॉग आता है। दूसरे किस्म का स्मॉग होता है जिसको हम लोग सल्फर स्मॉग कहते हैं। इसको लंदन स्मॉग भी कहा जाता है। एक ज़माना था आज से लगभग 100 साल पहले जब लंदन पूरा स्मॉग से भर गया था और वहाँ के लोग मौत की कगार पे आ गए थे। उसके बाद से वहाँ की सिविक अथॉरिटीज़ ने चेंज किया। लंदन इज़ नाउ अ सेफर प्लेस टू लिव इन, बट नॉट दिल्ली और ना ही कानपुर या हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे आपको सल्फ्यूरस स्मॉग पाया जाता है। ये किससे बनता है? ये फॉसिल फ्यूल के जलने से बनता है, जैसे कि कोल, जैसे कि पराली। फॉसिल फ्यूल जब जलते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। साथ ही साथ जब टेम्परेचर ड्रॉप आता है जैसे कि दिवाली के आसपास, तो उस समय पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो हवा में ठहर जाता है, धुंध बना देता है। और ये शुरू ही होता है कोल्डर मंथ्स में। जैसे जैसे जाड़ा बढ़ेगा ये सल्फ्यूरस स्मॉग बढ़ेगा, जिसको लंदन स्मॉग कहते हैं। लेकिन हमारा अपना स्मॉग जो है, जिसको मैं आज दिल्ली स्मॉग कहता हूं, वो इन दोनों स्मॉग का मिक्सचर है। उसमें VOCs भी मिलते हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मिलते हैं, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी मिलती है जो व्हीकल से निकलती है, तमाम तरह के इंडस्ट्रियल एरिया के वेस्ट से निकलती है, और फॉसिल फ्यूल के जलने से भी होता है, जो कि लंदन स्मॉग पहले कहा जाता था, सल्फर डाइऑक्साइड का स्मॉग कहा जाता था, सल्फर स्मॉग कहा जाता था। सो हमारे यहाँ फोटोकेमिकल स्मॉग और सल्फर स्मॉग दोनों पाए जाते हैं, इसीलिए आज हम इतने बीमार हो रहे हैं। इसको कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सबसे पहले, जैसा कि लॉकडाउन करने की कोशिश करी गई, लॉकडाउन के समय देखा गया कि स्मॉग बहुत कम हो गया, एयर हेल्दी हो गई। लॉकडाउन पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है। ऑड इवन का एक फॉर्मूला अपनाया गया दिल्ली में जो कि पार्शियली सक्सेसफुल था, लेकिन जब तक दिल्ली और दिल्ली के आसपास के एरिया, कानपुर और कानपुर के आसपास के एरिया में पराली जलाना बंद नहीं होगा, तब तक इस स्मॉग में हम बहुत कमी नहीं कर पाएंगे। मगर और जो तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूं। हम लोगों को इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। छोटी छोटी बात है, जैसे मैंने आपको बताया जाड़े में हम लोग डेंगू के सीजन में इसको यूज करते हैं। नाउ ये ज़्यादा यूज करेंगे, हर घर में यूज करेंगे तो पार्टिकुलेट मैटर बढ़ेगा, क्योंकि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। सिमिलरली आप अगर डीओज वगैरह यूज करते हैं तो ये भी कम मात्रा में यूज करें और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। हम लोगों को इंडस्ट्रियल और वेहिकुलर यानी कि गाड़ियों से निकलने वाले इमिशंस को कम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल शुरू हो गए हैं। भविष्य में ये हमारे पोल्यूशन को बहुत कम करेंगे। इंडस्ट्रियल पावर प्लांट्स को शहर के बाहर होना चाहिए, उसके इमिशंस को रिड्यूस करने की सरकार को सोचनी चाहिए। 3R याद रखने की ज़रूरत है सबको, आने वाली जनरेशन को, अगर उन्हें इस मानवता को जिंदा रखना है, मानव जाति को जिंदा रखना है। वो है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। हर वो चीज़ जो आपके लिए गलत है उसको कम कर दें, हर वो अच्छी चीज़ जो आपके एनवायरनमेंट के लिए अच्छी है उसको रीयूज करें और रिसाइकिल करें। फिर हमको जो एनर्जी है, एनर्जी की एफिशिएंसी जो है उसको कंजर्व करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल को धीमे धीमे बिल्कुल खत्म कर देना पड़ेगा और न्यूक्लियर ऑप्शन पे या अदर ऑप्शंस पे आना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग जो कि इंडियन गवर्नमेंट अब बहुत सीरियसली कर रही है वो है कि स्मॉग डिटेक्शन और मॉनिटरिंग इसको करें और उसको आप ऑनलाइन शेयर करें, जिससे कि शहर के लोग जान सकें कि उनके शहर में क्या हो रहा है। जितना वो जानेंगे, जितना वो अवेयर होंगे, इतना इससे बचने की कोशिश करेंगे। आप इसके लिए क्या कर सकते? सबसे पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें। भविष्य में आप अगर कार खरीदें तो कोशिश करें कि वो इलेक्ट्रिक कार हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप मास्क लगाएं।
दूसरा तरीका ये है कि आप अपने घर में एक अच्छा कम शोर मचाने वाला एयर प्यूरिफायर यूज करें। 2-3 एयर प्यूरिफायर आजकल मार्केट में आते हैं। फिलिप्स का आता है, हेवल्स का आता है और एक डायसन कंपनी का आता है। फिलिप्स और हेवल के जो एयर प्यूरिफायर होते हैं वो नॉइज बहुत करते हैं, तो एक तरफ वो एयर प्यूरिफायर करते हैं लेकिन नॉइज पोल्यूशन करते हैं। डायसन का जो एयर प्यूरिफायर है वो आवाज बिल्कुल नहीं करता है और वो बहुत इफेक्टिव प्यूरिफायर है। अगर आप एलर्जिक हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर की राय लेकर के दवा लें। ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। अब बात आती है, क्या ये जो स्मॉग है आपको बीमार कर सकता है? तो जैसे कि सिगरेट के ऐड में कहा जाता है कि हाँ ये आपको बहुत बीमार कर सकती है, वैसे ही मैं स्मोक के लिए कह रहा हूँ, हाँ ये आपको बीमार और बहुत बीमार कर सकता है। क्या बीमारियां हो सकती हैं? आपकी ब्रोंकाइटिस, आपकी एलर्जीज, आपका अस्थमा बढ़ जाएगा अगर आप पहले से बीमार हैं। और अगर बीमार नहीं है पहले से तो एलर्जीज और अस्थमा प्रोड्यूस होने के चांसेस होंगे। आपके गले में इरिटेशन, आंखों में जलन, आंखों में पानी आना, नाक से पानी आना, थ्रोट में इरिटेशन, ये सारे अगर चीजें आपको घर के बाहर निकलने पे हो रही है, साथ में अगर खांसी भी आ रही है, तो कृपा करके रेस्पिरेटरी स्पेशलिस्ट से मिलें या एक अच्छे होम्योपैथ से मिलें। आपको ये जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि ये स्मॉग एक बहुत बड़ा कारण है मॉडर्न डेज में प्रीमेच्योर डेथ ड्यू टू कैंसर एंड रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। कौन कौन से रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स इस स्मॉग से हो सकते हैं? वो है टीबी, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एडमा, ARDS यानी कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या ILD एंड न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस हमेशा किसी ना किसी, या तो वो मिनरल डस्ट से होती है या वो वेजिटेबल डस्ट से होती है। ये सारी चीजें 4 गुना बढ़ जाएंगी अगर आप स्मॉगी एनवायरनमेंट में रहते हैं। आपको ये भी जान करके आश्चर्य होगा कि वो बच्चे जो स्मॉगी एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको रिकेट्स होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर लाइट पूरी पहुंचती नहीं है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। ऐसे बच्चे इनकी जो लिम्स होती हैं वो बोर्ड हो जाती हैं, या तो वो नॉकनी हो जाएंगे या बोर्ड लिम्स होंगी। उनके ब्रेस्ट बोन जो होगी, रिब्स जो होंगी, वो आगे की तरफ निकलने लगेगी और उनके चेस्ट में अंदर एक गड्ढा पड़ जाएगा जिसको हचिसन सल्कस कहते हैं, और उनके रिस्ट और एंकल मोटे होने लग जाएंगे। ऐसे केस में विटामिन डी, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज, सीरम कैल्शियम का टेस्ट करा लेना चाहिए, ये जानने के लिए कि बच्चे को रिकेट्स हो रही है कि नहीं। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो फ्यूचर में उसको स्केलेटल एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। और आपको एक और बात जान करके आश्चर्य होगा कि ये इन्वायरमेंटल हैजार्ड स्मोक का लो बर्थ वेट और बर्थ डिफेक्ट्स को भी कॉज करता है। तो जब ऐसे बच्चे जो स्मॉगी एरिया में पैदा हो रहे हैं उनको भविष्य में वेट गेन करने में दिक्कत होगी, वो खाना खाने से बचना चाहेंगे, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने की आशंका होगी, उनके अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा जो कि ब्रेन इंसल्ट कर सकता है, और उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जैसे कि नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या स्मॉग में होम्योपैथी की दवा कुछ आपकी मदद कर सकती है? जी हाँ, अगर आप स्मॉगी एरिया में रहते हो या आपको किसी स्मॉगी इंडस्ट्रियल एरिया या इंडस्ट्रियल सिटी में जाना पड़ रहा हो, तो 4-5 मैं ऐसी दवाएं आपको बता सकता हूं जो आपको फायदा कर सकती हैं और आपको फायदा करेंगी स्मॉग के बैड इफेक्ट से बचने के लिए। मगर इन दवाओं का यूज आप बिना किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से मिले मत करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए सही दवा चूज करेगा। जो दवाएं इसमें फायदा करती हैं उनका नाम है एकोनाइट फिरॉक्स, डस्ट, हाउस डस्ट, कुब्रीचो एंड क्लोरैलम। ये दवाएं डस्ट से बचाने में काम करती हैं, स्मॉग से बचाने में काम करती हैं। लेकिन अगर आपको स्मॉग जनित रोग हो जाए तो क्या करें? तब ऐसे में आप चाहे अपने शहर में चाहे हमसे अपनी पूरी हिस्ट्री दें। उस हिस्ट्री के बाद हम आपको सही, या कोई भी अच्छा होम्योपैथिक फिजिशियन आपको सही दवा बता सकता है जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम इतना अप हो जाए कि वो स्मॉग से लड़ने के कारगर हो जाए और उससे जो रोग हो रहे हैं उनको
ठीक कर दिया जाए। इन सब चीजों में होम्योपैथी का स्मॉग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये है साहब फिजा का हाल। अगर फिजा सही नहीं होगी तो हमारी जो ह्यूमन काइंड है, हमारी जो मानव जाति है, उसके लिए एक बहुत बड़ी ये खतरे की घंटी है। और अगर हम आज नहीं जागे तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। धन्यवाद।